नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्टार्ट करूंगा, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो जो भी टर्म्स पे हमें एक्चुअली फोकस करना है एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उसको ही मैं लूँगा और वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा के छोड़ूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ से आपको क्वेश्चन कॉमन मिलने वाले हैं धीरे धीरे करके। ये तो सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे करके जो जो नोट्स बनेंगे वहाँ से आपको मतलब बहुत पूरा पार्ट ही प्राय मतलब कवर हो जाएगा। इसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस जब जुड़ेगा तो एक कंसोलिडेटेड नोट बनेगा आपके पास। ठीक है ना? तो देखिए, हम ये पार्ट वन है। हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। मैं एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, धीरे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पेशेंस रखिए। मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ई रूपी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सारे न्यूज़ में है, इसीलिए हम इस पॉइंट्स को यहाँ से उठा रहे हैं। बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैंकिंग, रेलवेज का नया पैटर्न जो है, ये इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो टर्म से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहला न्यूज़ में जल्दी से पढ़ देता हूँ कि इंडियन बजट 2023 में जो आने वाला है, आपको पता है फरवरी फर्स्ट में हर साल बजट आते हैं हमारे गवर्नमेंट जो पावर में रहते हैं। तो यहाँ पे भी यूनियन बजट 2023 का डिस्कशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। बात समझ में आ गई? ये न्यूज़ है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं, देखिए बजट जब आएगा तब तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस न्यूज़ से जो पॉइंट्स बन रहे हैं, वो पहला है फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस होने वाला है गवर्नमेंट का, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये टर्म्स आ गए ना, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, समझिए। ये जो फिजिकल टर्म्स है ना, फिजिकल, इसको मत देखिए अभी। ये जो फिजिकल टर्म है, इस फिजिकल टर्म हमेशा याद रखिए, सिर्फ लेमैन एकदम हमारी नॉर्मल भाषा में आप याद रखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज़ को इंडिकेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज़ को इंडिकेट करती है। बात समझ में आ गई? फिजिकल। और यहाँ पे एक और टर्म होता है जो होता है मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी आप सबको याद होगा, पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी होता है आरबीआई के साथ रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सेंट्रल बैंक, उसके साथ रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। इस बात का मतलब है गवर्नमेंट का इस बार का फोकस रहने वाला है फिजिकल कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ इंग्लिश भाषा में अगर कंसोलिडेशन का मतलब हम देखें तो किसी भी चीज़ को सिकुड़ के छोटा करना या एक जगह पे लाना। जैसे यहाँ पे ये सारे डॉटेड बॉल्स हैं, इनको कंसोलिडेट करके मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया। बात समझ में आ गई? मतलब एक जगह पे सबको लाया, मतलब क्या हो रहा है, छोटा कर रहा है ना? तो ये अगर हम नॉर्मल भाषा में समझे तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है खर्चा कम करना। खर्चा, फिजिकल कंसोलिडेट मतलब सिकोड़ो, खर्चा को सिकोड़ो। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग जो होता है ना, उसको कम करो। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो पैसा कमाने का रास्ता है, यानी कि टैक्स गवर्नमेंट का मेन, उसको इंक्रीज करो। उसको निकालने का, टैक्सेशन बढ़ाने का रास्ता ढूंढो और खर्चा कम करो। बात समझ में आ गई? इन दोनों को मिलाया तो इसको फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट खर्चा कम कर खुद का खर्चा कम करने की तरफ झुकेगा, और टैक्सेशन जो है, इनकम है, वो बढ़ाने की तरफ झुकेगा। क्यों? इससे हमारे इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट जो फोकस रहने वाला है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। बात समझिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मैं अभी के लिए आपको सिर्फ दो एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूँ, डिटेल्स बाद में देखेंगे। जितना बोलूँगा उतना अभी के लिए लिख लीजिए। एक्सपेंडिचर एक हेडिंग है जिसको दो तरीके से मैंने अभी बांटा। एक होता है कैपिटल और दूसरा होता है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। बात समझ में आ गई इतना? एक्सपेंडिचर, खर्चा, गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो दो तरीके से आप अभी बांट लीजिए। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना क्रिस्टल क्लियर है? अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कोई एसेट पे अगर आप खर्चा कर रहे हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बात खत्म। ठीक है? एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ होता है जो आपको लॉन्ग टर्म में, एक बार आपने इसे एक्वायर कर लिया, आपके पास ले लिया, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देगा। जैसे एग्जांपल, हमारे घर में फ़ैन होता है, हमारे घर में फ़ैन हुआ, है ना? फ़ैन हुआ, या फिर टीवी हुआ, या फिर फ्रिज हुआ। तो ये सब हम खरीदते हैं एक बार, लेकिन चलता है
5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल ऐसे चलता है। तो ये हमें बेनिफिट ही देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये हमारे घर के लिए एसेट बन गया। ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लिए करेगा। इंडिया के लिए एसेट का एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो होता है ब्रिज। जैसे कोई ब्रिज बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया, कोई समझ लीजिए बहुत बड़ा कोई मतलब पार्क बनाया, पार्क या इको पार्क या ऐसा कुछ बनाया, तो जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम भी मिलेगा, लोगों के लिए भी अच्छा होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। कोई ऐसा चीज़ जहाँ से हमारे इनकम का मतलब सोर्स बढ़ जाए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए नया रोड बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, हाईवे बनाया, ये सब आता है एसेट पे, है ना। तो ऐसा एसेट अगर गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट अगर एक्वायर करे, तो वो जो खर्चा होगा उसमें, उस एसेट को बनाने में, उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ गई। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू यही होता है जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट का वो खर्चा जो सैलरीज, सैलरी में जाता है, या फिर डीए पेमेंट में जाता है, या फिर कोई ऐसा पेमेंट जो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को करना पड़ता है, लोगों को करना पड़ता है, ऐसा कोई, ठीक है ना, खुद का भी खर्चा निकालने के लिए ऐसा जो एक्सपेंसेस होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो ऑब्वियसली ये इतना आप याद रखिए कि हर गवर्नमेंट का, सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। बात समझ में आ गई, ताकि देश के इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। ठीक है। अभी देखिए फिस्कल कंसोलिडेशन, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया ये पॉइंट क्या है, कि लेस स्पेंडिंग करना है, खर्चा कम करना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, ठीक है, और टैक्सेशन को बढ़ाना है। टैक्सेशन को बढ़ाना ही होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। स्पेंडिंग कम करना है, बात समझ में आ गई। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट वो होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम अगर बात करें, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब अगर उन लोगों का जो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंडिचर अभी जो मैंने बोला, वो एक्सपेंडिचर अगर इनकम से इनकम से ज़्यादा हो, मतलब इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा। आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपका इनकम कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कुछ पैसा आपको लाना पड़ेगा कहीं से भी, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस को उठाने के लिए। तो यही होता है फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटती, मतलब कम। तो घाटती कहाँ पे होने वाला है? जहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा। बात समझ में आ गई। तो अब इस फिस्कल डेफिसिट को अगर भरपूर मतलब ठीक करना हो, ठीक करने की तरफ लेना हो, फिस्कल डेफिसिट को कम करना हो, क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मतलब एक्स्ट्रा कितना गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है इनकम से ज़्यादा, तो उसको भरने के लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिए, बोरोइंग करना पड़ता है, जो उसके बैलेंस शीट पे या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो बाद में हम देखेंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। गवर्नमेंट का बोरोइंग मतलब पैसा उधार लेना। मेरे पास 10 रुपया है, मुझे इनकम में 5 रुपया मिला, समझ लीजिए, मुझे इनकम, मेरा इनकम 5 रुपया का है, लेकिन मुझे खर्चा करना है 10 रुपया, तो एक्स्ट्रा 5 रुपया मुझे कहाँ से मिलेगा? मैंने, समझ लीजिए, मेरे किसी ब्रदर से बोरो किया, तो वो जो बोरोइंग मैंने किया वो मेरा क्या बन गया? डेफिसिट को इंडिकेट करेगा। डेफिसिट को इंडिकेट करेगा तो उसको मुझे मतलब अगर मैंने बोरोइंग किया तो वो मुझे फिर से वापस पे करना पड़ेगा ना। इसलिए गवर्नमेंट जो बोरोइंग होता है ये मैक्सिमम होता है, बजट पे आप देखेंगे, और इसको भरने के लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो भी मैक्सिमम होता है। आउट ऑफ 1 रुपी अगर हम देखें, बजट के स्टेटमेंट पे आप लोगों ने देखा होगा, नेक्स्ट बजट आएगा मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो फिजिकल डेफिसिट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिजिकल डेफिसिट का ये डेटा है, जल्दी से आप लिख लीजिए। 2021-22 में देखिए इसे परसेंटेज ऑफ जीडीपी में लिखा जाता है। डेफिसिट कितना मतलब घाटती हुआ, या कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया इनकम से, तो इसको हमेशा परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बोला जाता है। जैसे 2021-22 में ये 6.9 परसेंटेज ऑफ जीडीपी था, और 2022-23 में एक्सपेक्ट, अभी डेटा नहीं आया है पूरा, एक्सपेक्टेड है कि 6.4% पे आ जाए। मतलब ये क्या टेंडेंसी है? फिजिकल डेफिसिट को कम करना, कम करना, इसको लेस करना, मतलब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बोरोइंग को थोड़ा कम किया जाए और इनकम को थोड़ा बढ़ाया जाए। बात समझ में आ गई। तो अभी ये जीडीपी जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये नेशनल इनकम में आता है, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
मतलब क्या होता है, मैं एकदम छोटे से समझा देता हूँ, समझ लीजिए। ये जो मैंने एरिया बनाया है, ये एक देश है। तो इस देश के अंदर जितना भी गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्शन होने वाले हैं देश के विद इन द बाउंड्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, वो पूरा जो उसका वैल्यू होगा, वही वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आता है। एकदम लेमैन भाषा में मैंने आपको समझा दिया। विद इन 1 ईयर, एक साल में जो होता है, ठीक है ना। तो डिटेल हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। देखिए, मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट एक नया है जो न्यूज़ पे आया था, मैं इसको समझा देता हूँ। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये है आप कोई परमानेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पे, कोई भी जॉब हो, परमानेंट जॉब है, उसके साथ साथ अगर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम का काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं जहाँ से एक्स्ट्रा इनकम मिले, तो वो मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट पे आता है। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ। एक्स्ट्रा वर्क फॉर एडिशनल इनकम इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ फुल टाइम जॉब। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है, शुड नॉट एडवर्सली इम्पैक्ट द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट। मतलब आप मूनलाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन रूल्स ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो आपको नौकरी दे रहा है, उसके इंटरेस्ट को कोई हार्ट ना पहुंचे। उसके इंटरेस्ट को कैसे हार्ट पहुंचेगा कि आप अगर एक्स्ट्रा कोई काम फ्री टाइम पे कर रहे हैं, काम से आके, आपने फुल टाइम जॉब से आके, तो क्या होगा, आप अगर थकान महसूस करेंगे, आप अगर राइट टाइम पे जॉब पे नहीं जा पाएंगे, तो जो एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप ओरिजिनली काम करते हैं फुल टाइम, तो उनका क्या होगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा ना। वहाँ पे एम्प्लॉय का अगर परफॉर्मेंस कम हो गया तो एम्प्लॉयर का भी लॉस होगा। इसीलिए एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को आप ठीक ठाक रख के अगर आप मूनलाइटिंग करते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। क्योंकि एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट को, जो आपको नौकरी दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया विप्रो, इन्फोसिस, आपको पता है ये दो आईटी जायंट कंपनी है। इन लोगों ने कुछ मेजर लिया था इसके बारे में, ये मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल के तौर से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ई रूपी का कॉन्सेप्ट आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई रूपी मतलब क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होगा, बिटकॉइन के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी तो वर्ल्ड वाइड बहुत चल रहा है, लेकिन इन ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्रिप्टो करेंसी का। वो क्या होता है कि ये रेगुलेटेड नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब जिस देश में भी ये क्रिप्टो करेंसी चल रहा है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये रेगुलेटेड नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसमें, मतलब जो जालियाती, जो जिसे हम बोलते हैं, वो चलने का मतलब ज़्यादा चांसेस होता है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेशन में नहीं आता। तो इसीलिए इंडियन डिजिटल करेंसी का एक कॉन्सेप्ट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया, और इसको पायलट बेसिस पे, मतलब छोटे बेसिस पे इसको स्टार्ट भी कर दिया। तो इंडियन डिजिटल करेंसी का मेन फंडा यही रहेगा, डिफरेंस यही रहेगा कि ये डिजिटल करेंसी तो होगा, पेपर करेंसी नहीं होगा, डिजिटली काम होगा, लेकिन ये आरबीआई के रेगुलेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन में रहेगा, तो इसका मिसयूज़ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? पहला स्टडी किया था गवर्नमेंट पैनल ने 2016 में, इसके बारे में पहला स्टडी हुआ था बहुत पहले, 2016 में गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया, वहाँ पे इसका पहला उल्लेख हुआ, स्टडी हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग अक्टूबर 2021, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के है। यहाँ पे इस एक्ट में एक चेंज किया गया है। एक्ट में चेंज मतलब अमेंडमेंट किया गया एक्ट पे। ये कौन सा एक्ट है? आरबीआई एक्ट पे एक चेंज किया गया, ठीक है, अक्टूबर 2021 के टाइम पे, जहाँ पे बैंक नोट का जो डेफिनेशन है, इस पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके डिजिटल करेंसी को जोड़ा गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो बैंक नोट का डेफिनेशन है, उसको ऑल्टर किया गया, थोड़ा चेंज किया गया, टू इंक्लूड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बात समझ में आ गई? ये डेटा की तरह आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, बजट 2022 का जो बजट था, प्रोपोजल डिजिटल करेंसी, उस पर बोला गया था, आप लोगों को याद होगा, बजट 2022 अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उस पर भी बोला गया। तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इस साइट पे, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के थ्रू रेगुलेटेड होना चाहिए, अनरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम डिसम्बर 2022 ई रूपी लॉन्च्ड इन पायलट बेसिस, मैंने जो अभी आपको बोला, देखिए, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2022 से इसको पायलट बेसिस पे, मतलब छोटे बेसिस पे इसको लॉन्च कर दिया गया ई रूपी को। 4 बैंक्स पे, ये नाम याद रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे किया गया, आईसीआईसीआई पे किया गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में किया गया, और यस बैंक में किया गया। ये 4 बैंक में पायलट बेसिस पे इसको लाया गया कि देखने के लिए डिजिटल करेंसी का ग्रोथ कैसा होता है, लोगों का रिएक्शन क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवांटेजेस यानी कि सुविधा, लाभ क्या होता है इस डिजिटल करेंसी ई रूपी से। ई रूपी क्यों बोला? ई रूपी इंडिया का डिजिटल करेंसी का नाम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूपी, ई रूपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूपी। रिडक्शन इन दी फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस, फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम ऑब्वियसली होना है क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में है, तो ट्रांजैक्शन का चार्जेस इसमें, फॉरेन ट्रांजैक्शन जब होगा इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि डिजिटली सब कुछ होगा तो जल्दी से होना तय है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि डिजिटल फॉर्म में है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। देखिए आप लोगों ने ये पॉइंट्स आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ई करेंसी जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, डायरेक्ट नाम दे देगा, उनमें से बोलेगा कौन सा चल रहा है या कौन सा देश का है, या फिर कोई नाम देगा बोलेगा कौन सा डिजिटल करेंसी इस देश में है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए ई नायरा, ये नाम आप लेटेस्ट न्यूज़ में है, इसको ज़रूर याद रखिए। ई नायरा जो है ये सारे न्यूज़पेपर्स के हैं, ठीक है, जो नाइजीरिया का है। यूबिन प्लस है सिंगापुर का। ECNY होता है चाइना का। डी कैश होता है कैरिबियन आइलैंड्स या कैरिबियन रीजियन का, ठीक है। ई पेसो, ई पेसो है उरुग्वे का। डी कैश मैंने बोल दिया कैरिबियन का। ई सेडी, सेडी घाना, घाना का करेंसी होता है सेडी, इसलिए घाना का, ठीक है। आप देश का करेंसी अगर थोड़ा थोड़ा करके याद रखें वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। जैस्पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैस्पर यह है कनाडा का जैस्पर। और एबर, एबर होता है यूएई। जैस्पर, एबर, एबर होता है यूएई मतलब अरब का देश और सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये नाम आप नोट करके याद करके रखिए। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से आप देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए बाई बैक ऑफ शेयर के ऊपर सेबी कोशिश कर रहा है कि इसको फेज आउट करे। ये नेक्स्ट न्यूज़ है। फेज आउट मतलब बंद करे, स्टॉप, स्टॉप। सेबी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट का हर एक इंफॉर्मेशन, सर्विलियंस, सब कुछ सेबी के अंडर होता है, सेबी के एक्ट के अंदर होता है। जैसे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को पूरा इंडिया का इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे ही बैंक को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। वैसे ही सेबी कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट को, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करेगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, और इसने एक डिसीजन लिया कि ये स्टॉप कर देगा बाई बैक ऑफ शेयर, ठीक है। तो बाई बैक ऑफ शेयर का यहाँ से हमें लेना है इस बात का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बाई बैक से क्या समझ में आता है, बाई बैक से ही समझ में आता है कि कोई चीज़ आपने बेचा था पहले, उसको फिर से खरीद लिया, इसको ही कहते हैं बाई बैक। तो इसको ही अगर शेयर के टर्म्स में हम देखें, मैं पढ़ दूंगा उसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल दिया रीपरचेज, ठीक है, ये बुलेट है। रीपरचेजिंग ऑफ शेयर बाय द सेम कंपनी व्हिच हैड इशूड इट अर्लियर, पहले पढ़िए फिर समझिए। रीपरचेज मतलब आपने पहले बेचा था फिर खरीद लिया, तो परचेज आपने दूसरी बार किया, ठीक है। रीपरचेज ऑफ शेयर बाय द सेम कंपनी व्हिच हैड इशूड इट अर्लियर, इस बात का यही मतलब होता है कि समझ लीजिए एक कंपनी ने IPO इशू किया। IPO होता है सबसे पहला जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट पे आती है तो उसको लिस्टेड होना पड़ता है। लिस्टेड होने के लिए उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलीज करना पड़ता है। तो IPO मतलब पहला शेयर जो स्टॉक मार्केट पे कोई कंपनी छोड़ेगा, ठीक है, उसको पब्लिक खरीदेगी तो पब्लिक लिमिटेड पे जाएगी, वो बात की बात है। तो IPO छोड़ने के बाद लोगों ने मेरा शेयर खरीदा, मैंने IPO छोड़ा, मैं लिस्टेड हुआ स्टॉक मार्केट पे, BSE या NSE जहाँ पे भी हो, तो लोगों ने मेरा शेयर खरीदा। लोगों ने जब मेरा शेयर खरीदा तो मैं लिस्टेड हो गया। अब क्या हुआ, मैं जिन लोगों को अपना IPO से शेयर बेचा वो मेरा शेयर होल्डर बन गया, क्योंकि उन लोगों के पास मेरा शेयर है तो मेरा ओनरशिप है उन लोगों के पास। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं उन लोगों से फिर से अपना शेयर खरीद लूँ वापस, जिन शेयर होल्डर है उनसे अगर मैं फिर से अपना शेयर खरीद लूँ तो मैंने रीपर्चेस किया ना शेयर को, यही होता है बाईबैक। बात समझ में आ गई। तो रीपर्चेजिंग ऑफ शेयर बाय द सेम कंपनी, मेरे कंपनी ने जो IPO रिलीज किया था उसने शेयर होल्डर्स को शेयर बेचा, लिस्टेड हुआ, उसके बाद शेयर होल्डर से फिर से मैंने शेयर खरीद लिया, तो रीपर्चेज किया, व्हिच हैड इशूड इट अर्लियर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब इसको समझिए, मैं थोड़ा डेटा से समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी।
इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का तो कोई वैल्यू दाम होता है ना, दाम से समझ लीजिए कि जब मैंने आईपीओ रिलीज़ किया, तो जब मैंने आईपीओ रिलीज़ किया तब एक एक शेयर को मैंने शेयर होल्डर को 5 रुपये में बेचा। एक एक शेयर का दाम कितना था? 5 रुपये। ऐसे करके मैंने 100 शेयर या 1000 शेयर जो भी हुआ बेचा। अब मैंने देखा कि जो शेयर है उनका वैल्यू समझ लीजिए 5 रुपये से कम हो रहा है। बात को ध्यान से समझिए। शेयर का वैल्यू मैंने देखा कि कम हो रहा है, मतलब 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, 3 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया। ऐसा एक एक शेयर का वैल्यू हो रहा है। तो मेरा शेयर का तो प्राइस गिर रहा है ना। तो अभी इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने शेयर होल्डर से फिर से वो शेयर खरीद लिया। मैंने खरीद लिया। जब मैंने खरीद लिया तो आप समझिए मार्केट पे क्या हो रहा है कि मेरा जो शेयर मार्केट पे घूम रहा था शेयर होल्डर के पास, वो कम हो गया। मैंने शेयर होल्डर से वो शेयर खरीद लिया, और जो मैं खरीदूंगा वो थोड़ा ज़्यादा पैसा में, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसा का जो लोभ होता है ना, वो दिखाकर शेयर होल्डर से खरीदूंगा कि आप मुझे वो शेयर बेचिए। जब अच्छा टाइम आएगा तो आपको मैं ज़्यादा पैसा दूंगा। बात समझ में आ गई? जैसे एक शेयर का दाम 5 रुपया था, धीरे धीरे मैंने देखा कि शेयर का दाम फॉल हो रहा है, 4 रुपया, 3 रुपया ऐसा हो रहा है। तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि आपके पास जो मेरे कंपनी का शेयर है ना, वो आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको 5 की जगह 10 रुपये दूंगा एक शेयर का। बात समझ में आ गई? तो मैंने शेयर होल्डर्स को 10 रुपये दे के वो शेयर अपने पास ले लिया। तो शेयर होल्डर को 5 रुपये का लाभ हो गया। बात समझ में आ गई? 5 रुपये का शेयर था, मैंने उन शेयर को आईपीओ में 5 रुपये में छोड़ा था, लेकिन फिर मैंने ही अपने शेयर होल्डर से 10 रुपये में उसको खरीद लिया। तो शेयर होल्डर्स तो ऑब्वियसली बेचेंगे, उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने शेयर ले लिया। तो अब जब भी मैंने शेयर ले लिया तो मार्केट पे क्या चेंज हुआ कि मार्केट पे मेरे कंपनी का शेयर क्या होने लगा? कम होने लगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि शेयर मैंने खुद खरीद लिया। तो कम मार्केट पे शेयर होल्डर्स के पास मेरे कंपनी का शेयर कम होने लगा। अगर 1000 था तो समझ लीजिए 50 है अभी। तो अगर इतना शेयर कम हो जाएगा तो एक शेयर का वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगा। मेरे कंपनी का शेयर अचानक से कम हो गया ना, तो उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। जब उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा तो मैंने आईपीओ के टाइम पे एक शेयर इशू किया था 5 रुपए पे। आज समझ लीजिए ये सब करने के बाद जब मैंने बाई बैक शेयर को मैंने खुद अपने पास लेके पकड़ के रखा, तो मैंने देखा कि मेरे शेयर का वैल्यू, क्योंकि मेरे शेयर का नंबर कम हो रहा है मार्केट पे, तो एक एक शेयर का वैल्यू समझ लिए 5 से 50 रुपए हो गया। अगर 50 रुपए हो गया, तभी मैंने क्या किया, जो शेयर मैंने पकड़ के रखा था ना, वो फिर से बेच दूंगा। बात समझ में आ गई? वो फिर से बेच दूंगा। जब भी मैंने बेच दिया तो एक एक शेयर 50 रुपए का था, मैंने शेयर को पकड़ के रखा था, 50 रुपए उठ गया, मैंने बेच दिया, तो मुझे एक एक शेयर का 50 रुपए मिला। अब यहां से जो मेरे शेयर होल्डर्स को मैंने प्रॉमिस किया था कि 5 रुपए के शेयर को 10 रुपए में दूंगा, तो एक्स्ट्रा 5 रुपए उन लोगों को लाभ मैंने दे दिया, बाकी मेरे कंपनी का प्रॉफिट। बात क्लियर हो गया? यही होता है बाई बैक ऑफ शेयर। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर। कैसे, आपको पूरा मैंने समझा दिया। इट अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर बाय क्रिएटिंग प्रॉफिट फॉर देम। कैसे प्रॉफिट किया ये भी मैंने आपको समझा दिया। 5 रुपए के शेयर 10 रुपए में मैंने उन लोगों को दिया। मैंने बोला आपको 10 दूंगा मैं 5 की जगह, तो 5 एक्स्ट्रा उन लोगों को मिला, वो लोग खुश है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो गया। टू गेट सम एक्स्ट्रा प्रीमियम। और ये जो 5 रुपए की जगह मैंने उन लोगों को 10 रुपए में बेचा, तो एक्स्ट्रा 5 रुपए का गैप हुआ ना, इसे प्रीमियम कहते हैं। एक्स्ट्रा लाभ जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है, एक लोभ दिखाकर, एक जो होता है एक फैसिनेशन दिखाकर कि आप लोगों को इतना मिलेगा, आप मुझे शेयर बेचिए। बात समझ में आ गई? मोड ऑफ बाईबैक क्या होता है ये समझ लीजिए। मतलब बाईबैक किस तरीके से होता है, एक शेयर होल्डर्स की तरीके से, जो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दिया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो रहते हैं, मतलब जिन्होंने मेरा आईपीओ खरीदा, फिर उनसे मैंने बाईबैक कर लिया, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट भी ट्रेडिंग होता है। ठीक है। और एक होता है ओपन मार्केट पे, जहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, नॉर्मल लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी ये शेयर इशू किया जाता है, बाईबैक भी लिया जाता है। बात समझ में आ गई? ये टर्म्स आप मार्क करके रखिए। इतना ही था इस वीडियो पे, मैंने टाइम लेके आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।